क्वेश्चन लिख लिया। so that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है so that the height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3. Also find the maximum volume. तो मतलब एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, तो बोल रहा है इस स्फीयर के अंदर that can be inscribed in a sphere, तो इसके अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया। एक स्फीयर के अंदर क्या है, एक सिलेंडर है। एक स्फीयर के अंदर क्या है, एक सिलेंडर है। तो बोल रहा है कि इस सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब कि एक स्फीयर जिसका रेडियस r हो, उसके अंदर हम मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करें तो उसका जो हाइट आएगा उस सिलेंडर का, वो आएगा 2r अपॉन रूट 3। ऐसा बोला जा रहा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? चलो सिलेंडर का सेंटर मान लेते हैं O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट ऑफ स्फीयर को h बोल दो, हाइट ऑफ स्फीयर को h बोल दिया, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लो। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स अच्छा बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। ऐसा कुछ कहानी है। और जो सिलेंडर का जो रेडियस है उसको स्मॉल r मान लिया जाए, तो हमने अपने मन से एक नया वेरिएबल स्मॉल r और स्मॉल h जनरेट किया, जब गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ कैपिटल R गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल R गिवन है, ऑफ कोर्स ये 90 बन रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 90 बन रहा होगा फॉर श्योर, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा ऑफ कोर्स। तो सिलेंडर का रेडियस को स्मॉलर मान लिया, उसके हाइट को h मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, तो वो क्या आना चाहिए वो देखना है। तो चलो यहाँ से अपने को एक इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, ये h/2 होना चाहिए बाय सिमेट्री, यानी कि O के आगे जो है वो h/2 हो गया, तो एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है अपने को। तो ये r है, ये स्मॉल r है, और ये h/2 है। ओके, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई r²h। तो स्मॉल r लेंगे यहाँ पे, पाई स्मॉल r² इंटू हाइट h, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। v को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख लो, अब क्या कर ले, कैपिटल R तो गिवन चीज है, तो क्या हम h को कैपिटल R के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, या फिर स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म्स में लिख सकते हैं? ये करना है अपने को,
क्योंकि यहाँ पे देखा तो वेरिएबल स्मॉल आर भी है और स्मॉल एच भी है, तो एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा पहले तो इसको। तो हम कोशिश करते हैं सबको एच के टर्म्स में लिखने का। तो स्मॉल आर को क्या लिखा जा सकता है देख लेते हैं। स्मॉल आर को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ये लिखा जा सकता है स्मॉल आर को। ठीक है, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो सब एच के टर्म्स में आ जाएगा वॉल्यूम। तो हमने क्या लिख लिया, वॉल्यूम को लिख लिया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को क्या लिख लिया, स्मॉल आर स्क्वायर को लिख लिया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ एच। तो इसमें वेरिएबल के नाम पे सिर्फ एच है ना। आर तो नोन चीज है, आर तो क्वेश्चन में गिवन था कि रेडियस आर स्फीयर का, ठीक है ना। तो कैपिटल आर नोन चीज है, तो अब सिर्फ इसमें एच दिख गया अपने को। तो अब देख लो कि अब बोल रहा है कि वॉल्यूम है जो मैक्सिमम है, वॉल्यूम है जो मैक्सिमम है, तो हम क्या कर लेंगे डीवी बाई डी एच निकालेंगे। तो डीवी बाई डी एच निकाल लो, क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यूवी रूल लगाएंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो पाई तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर यू को एज इट इज रखा, यानी एच को एज इट इज रखा, अंदर वाले का डेरिवेटिव तो 0 माइनस एच स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2h डिवाइड बाई 4 इनटू, बस यही आएगा, यही आना चाहिए। देख लो, अगर हम h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो h को एज इट इज रखा, u को एज इट इज रखा, v का डेरिवेटिव, तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 क्योंकि r तो कांस्टेंट है, और h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h हो जाएगा, तो 2h बाई 4 ऐसा कुछ हो सकता है। प्लस v को एज इट इज रखा, यानी कि r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 को एज इट इज रखा, और h का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। तो dv बाई डी एच जो आ गया वो हमारा ये चीज आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया। तो dv बाई डी एच इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ, यहाँ से कितना लिख सकते हो, माइनस ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ऑफ 2h स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया। तो dv बाई डी एच इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। ओके, तो ये dv बाई डी एच आ गया। अब ये करना है इसमें कि हमने क्या किया, dv बाई डी एच को 0 से इक्वेट कर दिया। dv बाई डी एच को क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, 3h स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जो h निकलेगा वो क्या निकल जाएगा 2r बाई रूट 3, सही है। h की वैल्यू क्या आ गई 2r बाई रूट 3, प्लस माइनस आएगा तो माइनस वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि r तो पॉजिटिव होगा, तो हाइट भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि हाइट नेगेटिव हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव वाला ले लिया ये 2r बाई रूट 3, h की वैल्यू आ गई। यानी कि इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर तुम कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करते हो, ठीक है, यानी कि जब h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3 होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, है ना। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि मैक्सिमम ही होगा, अभी बस ये क्लियर हुआ है कि या तो मैक्सिमम होगा जब h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3 होगी, तो h की वैल्यू या तो तो वॉल्यूम जो होगा जब h की वैल्यू 2r अपॉन रूट 3 होगा, तो या तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या वॉल्यूम मिनिमम होगा, है ना। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि मैक्सिमम ही होगा जब h 2r अपॉन रूट 3 होगा, तो उसके लिए क्या कर लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, d2v बाई डी एच स्क्वायर निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव। देखते हैं डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा। तो पाई तो बाहर कांस्टेंट है, वो रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6h बाई 4,
सही है क्या? +0। अब देखो h तो हाइट तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो इसका मतलब कि हाइट को अगर तुम 2r/√3 रखो, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा क्या? हेलो, जो डबल डेरिवेटिव आ गया वो क्या आ गया? माइनस, को अच्छे से लिख लिया तो और क्लियर हो जाएगा। ये आ गया -6πh/4, ऐसा कुछ आ गया। और h के जगह पे 2r/√3 रख लो, तो -6π × 2r/4√3, और कैपिटल R तो पॉजिटिव चीज है भाई, है ना, तो इसका मतलब कि जो ओवरऑल ये चीज आ गया वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया क्या? तो किसी चीज का अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, जैसे मान लो d²x या d²y वटेवर कुछ भी है, यानी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और सिंगल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, मतलब यानी कि हमने क्या किया, h की वैल्यू जो 2r/√3 थी तो डेरिवेटिव 0 आ रहा था, और h की वैल्यू जो 2r/√3 है तो डेरिवेटिव क्या, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि मान लो कि f' को 0 से इक्वेट किया और x की वैल्यू अल्फा आ गई, फिर हमने f" अल्फा निकाला और वो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू अल्फा क्या है? मिनिमा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या nth डेरिवेटिव टेस्ट ये तो पढ़े थे, याद आ रहा होगा, तो मिनिमा है। और मान लो कि अगर f" अल्फा की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई तो x इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो सेम स्टोरी हमने क्या किया, सेम काम किए, इसमें कोई नया काम नहीं किए, सेम काम क्या किए कि जो f' था, f' कैपिटल R h के जगह पे हमने क्या रख लिया? 2r/√3 रखा, तो f' बराबर 2r/√3 को जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 0 आया। f" निकाला एट h इक्वल्स टू 2r/√3, तो वो कितना आ गया? वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि h इक्वल्स टू 2r/√3 जो है वो क्या है? मैक्सिमा है। यानी कि जब h की वैल्यू 2r/√3 होगी तो जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम वॉल्यूम हो रहा होगा, ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इससे ये समझ में आ गया कि सिंस डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि h इक्वल्स टू 2r/√3 जो है वो मैक्सिमा है, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमा है। इसका मतलब जब h की वैल्यू 2r/√3 होगा तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये तो प्रूव हो गया। फिर बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करो, ये पूछ रहा है। तो हमने वॉल्यूम का फंक्शन क्या बनाया था? वॉल्यूम v बराबर पाई टाइम्स ऑफ r² माइनस h²/4 इंटू h, h²/4 इंटू h। तो इस पूरे कहानी में h के जगह पे क्या रख लो? 2r/√3 रख लो। इस पूरे कहानी में क्या कर लेंगे? h के जगह पे 2r/√3 रख लेंगे, तो h के जगह पे क्या रख लिया? 2r/√3 रख लिया। तो जो भी वैल्यू आ रहा होगा r के टर्म्स में, है ना, तो वो सम टाइम्स ऑफ r³ आया होगा, ऐसे कुछ आया होगा, तो वही मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम था तो निकाल लिया, है ना, h के जगह पे 2r/√3 रख लो, जो आंसर आया वही मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, लिख लो इसको। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो f, यानी नेक्स्ट यूज देख रहे हैं डेरिवेटिव का, और वो है कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या इसका मतलब है क्या नहीं है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिख लिया इसमें, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, for a differentiable function to be a part concave upward, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के कॉनकेव अपवर्ड होने के लिए जो डबल डेरिवेटिव है, यानी f" बोलो या y" बोलो, ठीक है, या फिर इसको बोलने का एक तरीका और है, f ऊपर में ऐसे 2 ब्रैकेट में लिख लिया, x बोल दिया, या ऐसे बोल दिया y
ऊपर में से 2 लिख लिया, ठीक है, ब्रैकेट में 2 लिख लिया, तो वो वाई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, वो वाई डबल डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो होना चाहिए, ये सब एक ही तरीके से लिखा हुआ है, एक ही चीज, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। पहला बात ये समझ में आ गया। बी पार्ट करके लिख लिया कि कॉनकेव डाउनवर्ड क्या होगा। कोई भी फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, तो कोई भी फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड तब होगा जब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स या फिर वाई डबल डैश या फिर f2x या फिर y2 ये नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ये देख लेते हैं। कॉनकेव डाउनवर्ड, तो पहले कॉनकेव अपवर्ड का मतलब कैसा डायग्राम बनना चाहिए। कॉनकेव अपवर्ड मतलब क्या हो गया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने ऐसा कुछ बनाया कर्व, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ है कॉनकेव, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव अपवर्ड। ये डायग्राम हो गया कॉनकेव अपवर्ड का। फिर मान लो हम ऐसा बनाते तो ये भी क्या कहलाता, कॉनकेव अपवर्ड का डायग्राम कहलाता। देख रहे हो ऊपर की तरफ कॉनकेव है, तो दीज आर कॉनकेव अपवर्ड डायग्राम। समझ में आ रहा होगा बात। कॉनकेव अगर डाउनवर्ड की बात करें तो उसका डायग्राम कैसा दिखना चाहिए। कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब कुछ इस तरह का होता है, तो ये नीचे की तरफ कॉनकेव है ना, कॉन्केविटी इसके नीचे की तरफ है तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। वैसे ही मान लो हमने ऐसा कुछ बना लिया, ठीक है, तो ये भी कॉनकेव डाउनवर्ड है। समझ में आ रहा होगा। तो नीचे की तरफ जो कॉनकेव है वो क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। तो कॉनकेव अपवर्ड कैसा फोटो बनेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड कैसा फोटो बनेगा भाई, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रियलिटी में इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। मान लो कि वाई डबल डैश पॉजिटिव है। वाई डबल डैश पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वाई डैश का डैश पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब कि वाई डैश को क्या बोल सकते हैं, एफ डैश बोल सकते हैं, तो एफ डैश का डैश क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक चीज पढ़ रखा है कि अगर कोई फंक्शन जी है और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं, जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हम लोग बोलते आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि यहां से क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश को अगर जी बोल दो तो ये बेसिकली ये जो चीज लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, अगर एफ डैश को जी बोले तो ये जो चीज लिखा हुआ है वो जी डैश इज ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहां से बोल सकते हैं जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और जी क्या है, एफ डैश, तो एफ डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश जो है वो इंक्रीज कर रहा है। एफ डैश क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एफ डैश क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मान लो हमने एक डायग्राम बनाया और कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया, मान लिया हमने डायग्राम बनाया और डायग्राम इज लुकिंग लाइक ऐसा कुछ डायग्राम दिख रहा है। सपोज मान लो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट मान लो। सपोज एक मान लिया x इक्वल्स टू ए, इधर मान लिया x इक्वल्स टू बी, इधर मान लो चलो कहीं और मान लिया x इक्वल्स टू सी मान लिया कहीं पे भी, ठीक है, मान लो, या फिर चलो a और b मान लिया। तो अब बोल रहा है कि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है, ये मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका जो एफ डैश है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि अभी ध्यान से सुनना, मान लो कि इसको पॉइंट नंबर 1 बोल दिया, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दिया, तो पॉइंट नंबर 1 पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, पॉइंट नंबर 1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। पॉइंट नंबर 1 पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मान लो एंगल θ1 बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है, θ1 एंगल बना रहा है। तो इसका स्लोप क्या लिखोगे, tan θ1, यानी कि यही क्या लिखोगे, ये लिखोगे तुम y डैश लिखोगे, या इसको बोलोगे f डैश x, या f डैश a बोलोगे, इसको बोलोगे ना एट x इक्वल्स टू a। तो f डैश a जो आया वो कितना आ गया, tan θ1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बोला कि एफ डैश जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी एक्स बढ़ेगा तो एफ डैश का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो बी बड़ा है यानी एक्स बढ़ा दिए, इस बार 0.2 पे क्या एक्स बढ़ गया, एक्स ए से बी हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ गई। तो जब एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एफ डैश का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो तुम अगर उस जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाओ, अगर तुम इस जगह पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाओ तो तुम्हें 0.2 पे जो टेंजेंट दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, देख पा रहे हो बात को, तो ये एंगल थीटा 2 बना रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 0.2 पे जो स्लोप आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan θ2 बोलेंगे। यानी ब्लू वाले टेंजेंट का स्लोप क्या बोलेंगे, tan θ2। इसको क्या बोलेंगे, y डैश एट x इक्वल्स टू b, या इसको क्या बोलेंगे, f डैश b। तो हमने क्या देखा कि b बड़ा है a से और f डैश क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों साइड f डैश लिया, तो f डैश b जो है वो बड़ा होना चाहिए f डैश a से। अगर तुम इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर इंक्रीजिंग फंक्शन लेते हो तो इनइक्वालिटी का साइन होल्ड करेगा, और f डैश क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश b मस्ट बी ग्रेटर देन f डैश है ना। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b एट x इक्वल्स टू b मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a। अगर b a से बड़ा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a से, और वो डायग्राम के हिसाब से दिख रहा है ना। तो ऐसा तभी हो पाएगा ना, कि ऐसा तभी हो सकता है जब कॉनकेव अपवर्ड हो, यानी कि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन आया तो टेंजेंट का स्लोप लगातार बढ़ रहा है। पहले मान लो टेंजेंट का स्लोप 1 था, सपोज मान लो थीटा 1 45 डिग्री था, तो जो नेक्स्ट आगे वाला जो राइट हैंड साइड में जो पॉइंट मिलेगा, 1 के आगे जो पॉइंट मिलेगा है ना, उन पॉइंट्स पे 45 डिग्री ज्यादा एंगल बनना चाहिए, तभी तो स्लोप एक से ज्यादा हो पाएगा। तो समझ में आया होगा, आई होप जो हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसा इंक्रीजिंग फंक्शन में हो सकता है ऐसा, और कोई मतलब ठीक है, समझ में आया होगा शायद जो बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। एक और वैरायटी पॉसिबिलिटी है, लाइक जैसे अगर हम ऐसा बनाते हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लिया जाए कि डायग्राम हमने ऐसा बनाया, मान लिया जाए कि हमने डायग्राम क्या बनाया, ऐसा बनाया, तो ये मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ठीक है, अच्छा इसमें भी 2 पॉइंट ले लो, इसमें भी 2 पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल्स टू a ले लिया, x इक्वल्स टू b ले लिया। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट कहने का तो क्या होगा, इस पॉइंट का नाम 1 दे दिया, इस पॉइंट का नाम 2 दे दिया। पॉइंट 1 पे जो टेंजेंट बन रहा है, x जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे टेंजेंट का स्लोप बढ़ना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। तो 1 पे टेंजेंट ही आ गया, तो 1 पे टेंजेंट क्या तुम्हें दिख रहा है, 1 पे जो टेंजेंट दिख रहा है वो निगेटिव स्लोप का दिख रहा है क्या, इसका स्लोप निगेटिव है, दिख रहा होगा स्लोप निगेटिव है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बना रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसको मान लो अगर थीटा 1 बोल दिया तो इसका जो स्लोप आया होगा वो tan थीटा 1 आया होगा। तो tan थीटा 1 चूंकि थीटा 1 ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा 1 नेगेटिव आया होगा, तो स्लोप क्या है, नेगेटिव आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 2 पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल टाइप का लगेगा या कम नेगेटिव लगेगा, कह सकते हो काइंड ऑफ। तो अगर हम 2 पे टेंजेंट बनाए, 0.2 पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, आई होप दिख रहा होगा शायद, तो तुम्हें दिख रहा होगा, हालांकि डायग्राम पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, ये दिख रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल से जो इसका एंगल आ रहा होगा, ग्रीन वाले टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल आ रहा होगा, है ना, वो ज्यादा ऑब्ट्यूस आ रहा होगा, है ना, यानी कि जीरो की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे 2 पॉइंट आगे आगे जाएगा वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि कम निगेटिव हो रहा है। यानी कि 0.1 पे ज्यादा निगेटिव था स्लोप, 0.1 पे क्या था, मोर निगेटिव था, ज्यादा निगेटिव था, और 0.2 पे स्लोप क्या आ गया, कम निगेटिव आ गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट at 0.1 is more negative,
is more negative than slope of tangent at point 2। तो पॉइंट 2 पे जो टेंजेंट का स्लोप है उससे ज्यादा नेगेटिव है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1। तो मोर नेगेटिव वैल्यू एक्चुअली में कम होता है। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि जो एफ डैश ए होगा वो छोटा होगा एफ डैश बी से, ये बोला जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव एफ डैश से क्या ज्यादा नेगेटिव है तो छोटा हो गया। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्या होता है, जैसे एक -7 है एक -2 है तो -7 ज्यादा नेगेटिव है, तो इसमें बड़ा कौन जाएगा -2 होगा जो कम नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो बड़ा होगा बी पे, पॉइंट 2 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्यादा होगा। यानी कि जो एम का जो स्लोप का वैल्यू होगा एल्जेब्रिकली अगर देखें, ठीक है, तो अपने को पॉइंट 2 पे जो स्लोप का वैल्यू आ रहा होगा वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, मान लो -2 आया होगा तो -7 आया होगा, तो बड़ा यही हो गया है ना, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है कम नेगेटिव है, तो बड़ा कौन हो गया एफ डैश बी हो गया। सही बात है। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर दोनों साइड इनइक्वालिटी के दोनों साइड से अगर फंक्शन हटाते हो तो हम एफ डैश फंक्शन को हटा रहे हैं दोनों साइड से, तो इनइक्वालिटी का साइन होल्ड करना चाहिए। मतलब कब होल्ड करता है, जब एफ डैश क्या हो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो हाँ भाई बी ए से बड़ा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब कि एफ डैश जो है वो इंक्रीजिंग आ गया, एफ डैश इंक्रीजिंग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया एफ डबल डैश पॉजिटिव आ गया, तभी एफ डैश इंक्रीजिंग आ सकता है। तो यानी कि इससे क्या समझ में आया कि जब एफ डबल डैश पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जो है वो कॉनकेव अपवर्ड होता है, दिख गया इसमें भी। तो चाहे केस 1 लो चाहे केस 2 लो, है ना, ये केस 2 वाला डायग्राम हो गया। पिछला स्लाइड में हमने केस 1 वाला डायग्राम बनाया था, देख लो पिछला स्लाइड में एक केस 1 का डायग्राम था। तो ये दोनों टाइप का डायग्राम जो है वो कॉनकेव अपवर्ड वाला डायग्राम है, यानी कि इसमें वाई डबल डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो केस 1 की कहानी हो गई, केस 2 की कहानी हो गई। ठीक है, समझ में आया होगा सारा बात। तो यहां से अपने को आइडिया लग गया कि एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, डबल डेरिवेटिव एक्चुअली बताता क्या है, तो वो कॉन्केविटी बताता है कर्व का। ठीक है, चलो वैसे ही देख लेते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए। तो कॉन्केव डाउनवर्ड के जो डायग्राम है देखते हैं वो जस्टिफाई हो पा रहा है कि नहीं। तो कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड में कहानी क्या बनेगा ध्यान से देखना। मान लो ये एक्स एक्सिस है और कर्व कुछ ऐसा है, मतलब कर्व बना लिया हमने कुछ इस तरह का। तो ये मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व है, तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो कॉन्केव डाउनवर्ड में देखते हैं एफ डैश का क्या कहानी होती है। इस पे भी 2 पॉइंट ले लो चाहो तो, एक पॉइंट नंबर 1 ले लिया और ये पॉइंट नंबर 2 ले लिया, ये पॉइंट नंबर 2 ले लिया। पॉइंट नंबर 1 का एक्सपोनेंट क्या है ए है, पॉइंट नंबर 2 का एक्सपोनेंट क्या है बी है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या देखा, दोनों जगह टेंजेंट ड्रॉ करो। तो पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आया, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसा आया। समझ में आ रहा होगा बात। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम। ठीक है, तो यानी कि एफ डैश ए स्लोप आ रहा होगा किसका, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट आया, और एफ डैश बी स्लोप किसका आ रहा होगा, बी पॉइंट पे जो टेंजेंट आया उसका स्लोप आ रहा होगा एफ डैश बी। तो दोनों में बड़ा कौन, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एफ डैश बी जो है वो लगभग 0 के आसपास पहुंच गया। यानी अगर तुम उसको एक्सटेंड करो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापो तो ये θ2 एंगल हो गया और ये θ1 एंगल हो गया। तो θ1 जो है वो ज्यादा होगा, यहाँ पे दिख रहा है अपने को θ1 जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड है, θ1 ज्यादा होगा θ2 कम होगा। तो दोनों पॉजिटिव है, θ1 भी एक्यूट एंगल है θ2 भी एक्यूट एंगल है। तो tan θ1 जो होगा वो बड़ा होना चाहिए tan θ2 से, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एफ डैश ए जो है वो बड़ा हो जाएगा इस डायग्राम में एफ डैश बी से। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम एफ डैश हटाएं तो अपने को पता है कि बी जो है वो बड़ा है ए से, तो इसका मतलब कि दोनों साइड अगर हम एफ डैश हटाते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड से अगर हम एफ डैश हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। ऐसा कब हो सकता है,
जब एफ डैश क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जब हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड से हटाते हैं या लगाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया कि सिंस a इज लेस देन b और f डैश a इज ग्रेटर देन f डैश b, तो देयरफॉर f डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन। f डैश क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर f डैश डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो f डैश का डैश नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि f डबल डैश का आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो इसका मतलब कि अपने क्या समझ में आया कि कॉनकेव डाउनवर्ड में क्या होता है, डबल डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही सेम कहानी तुम इस वाले डायग्राम, इस वाले शेप के लिए भी सोच सकते हो। इसमें भी 2 पॉइंट मानना, तो एक ज्यादा नेगेटिव आएगा, कम नेगेटिव आएगा, तो जो बड़ा होगा अपने हिसाब से देख लेना कैसे चल रहा है क्या नहीं। तो कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, कॉनकेव अपवर्ड मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। सही है, लिख लिया इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लिया। हालांकि ये पॉइंट हम समझ ही गए क्या होता है। लिख लिए फॉर कॉनकेव अपवर्ड, फॉर कॉनकेव अपवर्ड, फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व, कॉनकेव अपवर्ड कर्व के लिए क्या होता है, y डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी f डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर कॉनकेव अपवर्ड कर्व f डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो। फिर इसी में b पार्ट करके लिख लिया, फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व में क्या होता है, f डैश इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो f डैश क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 1 ले लिया, एग्जाम्पल 1 में एक छोटा सा डायग्राम ले लिया, लाइक y इक्वल्स टू e रेज़ टू x। y इक्वल्स टू e रेज़ टू x का जो डायग्राम ऑलरेडी याद होगा, इसका कर्व कैसा बनता है। तो y इक्वल्स टू e रेज़ टू x का कर्व ऐसा बनता है, ऐसे ही बनता है ना, यहाँ 1 पे कट करता है। तो ये कॉनकेव अपवर्ड है क्या, अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो y इक्वल्स टू e रेज़ टू x का जो डबल डेरिवेटिव है वो पक्का पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं, देख लो y डबल डैश, पहले y डैश निकालोगे तो वो सेम टू सेम e रेज़ टू x ही आ जाएगा, ठीक है। फिर y डैश का भी डैश निकालेंगे तो y डबल डैश, वो भी e रेज़ टू x ही आ जाएगा। और e रेज़ टू x क्या होता है, समथिंग की पावर समथिंग, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि सम कांस्टेंट की पावर सम वेरिएबल हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अपने को क्या समझ आया कि f डबल डैश जो है वो 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो पूरे इंटायर डोमेन में, यानी पूरे रियल नंबर में, है ना, ये हर जगह क्या हो जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड ही होगा कर्व। बात सही है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव हर जगह क्या पॉजिटिव है, तो कर्व क्या आ जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड। यहाँ से अपने को समझ में आया कि अच्छा, कि y इक्वल्स टू e रेज़ टू x का कर्व जो होता है वो कॉनकेव अपवर्ड होता है। यहाँ से अपने को ये बात समझ में आ गया। वैसे ही log x का कर्व देख लेते हैं। तो ln x का कर्व तुम लोग को ऑलरेडी पता है, डायग्राम तो अपने को याद है ही। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ln x का कर्व ऐसा होता है, ठीक है। ये 1 पे कट करता है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। इसका मतलब कि इसका डबल डेरिवेटिव क्या नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यानी कि y बराबर ln x कर्व दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाला तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाला, यानी y डैश निकाला तो आ जाएगा 1/x। डबल डेरिवेटिव निकाला y डबल डैश तो वो कितना आ जाएगा, -1/x², ठीक है। तो दिख गया कि x चाहे कुछ भी हो जाए ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। तो y डबल डैश इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल डोमेन, और डोमेन क्या है, 0 से आगे कुछ भी। तो यानी कि डोमेन चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा क्या हो जाएगा, y डबल डैश हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि देयरफॉर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, इसलिए कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। ओके, वैसे ही मान लो और भी है, और भी कहानी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर हमने ले लिया एक और कर्व ले लिया, ये एग्जांपल 2 हो गया समझ लो। एग्जांपल 3 में मान लो y इक्वल्स टू x⁴ दिया हुआ है। तो हमने पढ़ रखा है कि इसका जो जो 8 केस करके हमने ग्राफ में बताया था,
8 केसेस, उसमें से एक केस ये भी था जिसमें एक्स स्क्वायर था, एक्स की पावर 4 था, एक्स की पावर 6 था एंड सो ऑन। सबका शेप सेम ही होता है, अब वो कुछ इस तरह का ही होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का कर्व जो है वो अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड है, उसका डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। आता है क्या, देख लो चेक करके। तो y डैश निकाला तो कितना आ जाएगा 4x3। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, y डबल डैश निकाला तो y डबल डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4×12 x²। तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो सही बात है, इसका मतलब कि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव अपवर्ड। तो देयरफॉर कॉन्केव अपवर्ड। तो कॉन्केविटी का क्या यूज समझ में आ रहा होगा, मतलब कॉन्केविटी कैसे निकाल सकते हैं, बाय द यूज ऑफ डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कॉन्केव अपवर्ड आ गया। चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लिया, फोर्थ नंबर कर्व। फोर्थ नंबर कर्व में हमने लिया y बराबर x3। अब चूंकि इसका डायग्राम ऑलरेडी याद है तुम लोग को, तो देख लो कैसा बनता है इसका डायग्राम। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका कर्व ऑलरेडी पता है कैसा बनता है, इसका कर्व ऐसा बनता है। याद आ रहा है ना, कर्व तो याद होगा, आई होप याद रखना था। तो देखिए कि जब x 0 से बड़ा है तो कॉन्केव अपवर्ड, और जब x निगेटिव छोटा है तो कॉन्केव डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव के हिसाब से समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हमने क्या किया, इसका डबल डेरिवेटिव पहले y डैश निकाला, तो y डैश कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। फिर हमने इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, यानी कि y डबल डैश निकाला तो वो कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। तो y डबल डैश कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, ओके। तो हमने क्या देखा कि 6x को, यानी कि 6x को क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 0, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। तो यानी कि 0 नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। तो अगर 0 से बड़ा साइन लेते हैं, मतलब x के लिए 0 से बड़ा लेते हैं, तो y डबल डैश का साइन क्या है, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना। y डबल डैश का, ये पॉजिटिव किसका साइन है, y डबल डैश का साइन है। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटा ले लिए तो y डबल डैश का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने क्या देखा कि इधर कॉन्केव अपवर्ड आएगा, यानी कि जिस रीजन में, जिस x की वैल्यूज के लिए y डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, उस रीजन में कर्व जो है वो कॉन्केव अपवर्ड होना चाहिए। और जिस रीजन में y डबल डैश का साइन नेगेटिव आ रहा है, उस रीजन में कर्व जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होना चाहिए, है ना। वो है भी, दिख रहा है, समझ में आया बात। तो यहाँ से भी आइडिया मिल गया अपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था कॉन्केविटी का यूज, मतलब कि डबल डेरिवेटिव से हम क्या पता लगाते हैं, वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लो इसको। सो नेक्स्ट लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया, थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो पॉइंट वेयर, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस, पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डेफिनेशन वाइज कह सकते हो। तो जैसे पहला देख लिया, जैसे कुछ डायग्राम्स बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ऐसा डायग्राम बनाया, तो अपने को क्या दिख रहा है कि ये पॉइंट, मान लो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि पॉइंट पी के लेफ्ट में कॉन्केव डाउनवर्ड है और राइट में कॉन्केव अपवर्ड है ग्राफ। तो इसका मतलब कि अपने को क्या दिखा, अपने को ये दिखा कि कॉन्केविटी कहाँ पे चेंज हो रही है, पॉइंट पी पे चेंज हो रही है। तो पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। वैसे ही सेकंड देख लिया, मान लो कर्व हम ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, तो ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा। तो इसमें दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट ले लो, इसको पॉइंट पी ले लो। पॉइंट पी के पहले कॉन्केव डाउनवर्ड, पॉइंट पी के बाद कर्व कॉन्केव अपवर्ड। तो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ रहा है बात। और भी डायग्राम बना लो तो समझ में आ जाएगा।
मान लिया ऐसा कहानी लिखा हुआ है, तो ये मान लो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के पहले कर्व कॉन्केव अपवर्ड है और पॉइंट पी के बाद क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब कि पॉइंट पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। समझ में आ रहा होगा बात। तो हमने क्या देखा कि डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3 पे फंक्शन पॉइंट पी पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मे बी पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल ही हो, जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो तभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे कॉन्केविटी चेंज हो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इतना ही मानेंगे, ज्यादा नहीं माना अपने मन से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है, है ना। बस जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है वही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कर्व डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। लाइक हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया, मान लो हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, पॉइंट पी के पहले कॉन्केव डाउनवर्ड, पॉइंट पी के बाद कॉन्केव अपवर्ड, और ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, स्टिल डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद भी पॉइंट पी क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो P इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन एवरी डायग्राम। ये चारों डायग्राम में क्या है, P इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट जहां पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करे वही होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो P इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चारों डायग्राम में P क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। समझ में आया होगा बात। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट से पहले थोड़ा समझ लेते हैं, यानी फोर्थ पॉइंट से पहले थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे मान लो कि, ध्यान सुनना, कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो कोई फंक्शन मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अगर एफ डैश का साइन, ध्यान सुनना है, एफ डैश का साइन इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसका साइन लिखा, साइन ऑफ एफ डैश लिखा, या फिर इसको साइन ऑफ एफ डैश लिखा। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ, सॉरी हाँ, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो साइन ऑफ एफ डैश है, सही बात है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स है। तो इसका मतलब कि एफ डैश का साइन नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, ऐसा कहानी है। इसका मतलब कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इस रीजन में, फिर फंक्शन इंक्रीज करने लगा होगा, ऐसा कहानी हुआ होगा। ठीक है ना। तो ये x इक्वल्स टू ए जो हो गया, मान लो ये x इक्वल्स टू ए है, तो x इक्वल्स टू ए को क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू ए इज लोकल मिनिमा, x इक्वल्स टू ए इज लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा बात। अच्छा, इस बार हमने क्या किया, फंक्शन मान लिया y बराबर एफ डैश एक्स, y बराबर एफ डैश एक्स को फंक्शन मान लिया। अगर कम समझ में आया तो एफ डैश को g बोल दो थोड़ी देर के लिए, यानी इसको gx बोल दिया, ये फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हम g डैश का साइन देखें, इस बार क्या कर लो, x बराबर a पे, ध्यान सुनना, x बराबर a पे g डैश का साइन इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो ये जो लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन ऑफ जी डैश एक्स, जी डैश एक्स का साइन लिखा हुआ है। जी डैश एक्स का साइन का मतलब क्या हो गया, कि साइन ऑफ डबल डेरिवेटिव, और ऐसे लिख लिया साइन ऑफ क्या, एफ डबल डैश एक्स बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, जी डैश, जी एक्स क्या एफ डैश है, तो जी डैश क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश हो जाएगा, तो साइन ऑफ एफ डबल डैश लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, कि इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि इधर जो है, चूंकि डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, यानी कि x a से अगर बड़ा लेंगे x की वैल्यू, तो जो हमारा एफ डैश आएगा, ये gx फंक्शन आएगा, या फिर fx फंक्शन आएगा, fx फंक्शन में कमेंट करो, तो fx कॉन्केव अपवर्ड आएगा इस रीजन में, और निगेटिव रीजन में कॉन्केव डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a से बड़ा अगर x के लिए लेते हैं तो fx जो है वो कॉन्केव अपवर्ड, और x इक्वल्स टू a से अगर छोटा लेते हैं तो fx जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड आएगा। अगर हम gx को देखें तो gx का नेचर क्या होगा, ठीक है, तो g डैश x का साइन एक्चुअली में लिखा हुआ है,
इसका मतलब जो gx आएगा वो क्या आ जाएगा, वो gx का मिनिमा होगा, ये कह सकते हो। तो x इक्वल्स टू a इज लोकल मिनिमा ऑफ gx लिख सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू a इज लोकल मिनिमा ऑफ gx, ठीक है। तो ये मिनिमा हो गया gx का, यानी कि f डैश x का कह सकते हो। तो x इक्वल्स टू a क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया किसका, f डैश x का हो गया। बट fx का क्या हो गया, x इक्वल्स टू a। अगर fx के रेस्पेक्ट में देखो तो x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx, क्योंकि fx x a से बड़ा है, यानी कि x इक्वल्स टू a पे fx का कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, fx का क्या हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। बट अगर हम gx की बात करें तो gx में g डैश का साइन चेंज हो रहा है, यानी कि gx में अगर हम बात करें तो gx जो है वो x इक्वल्स टू a के पहले डिक्रीजिंग है और x इक्वल्स टू a के बाद इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू a पे gx का यानी f डैश x का लोकल मिनिमा होगा, बट fx का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो हम एक इसी पे कहानी लिख लेते हैं, यानी कि पहले डायग्राम बना लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमने इसी में पॉइंट करके लिख लिया, क्या पॉइंट करके लिख लिया, सर लास्ट का पेज दिखा देंगे एक हाँ, हाँ देख लो। लिख लिए लास्ट पेज में जो भी है। यस सर, लिख लिया, थैंक यू सर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4, या फिर पीछे वाला पार्ट से लिख लेते हैं यहीं पे, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन y equals to f of x, point of inflection is local maxima और local minima, local maxima और local minima, local maxima और local minima of function fx, of function fx, f dash x सॉरी। तो f डैश के लिए क्या हो जाएगा, वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो जाएगा, बट fx के लिए क्या हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। जैसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो x इक्वल्स टू a है ये, और ये मान लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये मान लिया जाए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो चलो देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया x इक्वल्स टू a, इसका मतलब कि x इक्वल्स टू a के आगे, यानी a x की वैल्यू जब a से बड़ा लेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, मतलब कॉन्केव अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब कॉन्केविटी चेंज करेगी x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू a पे क्या होगा, कॉन्केविटी चेंज करेगा, ठीक है। कॉन्केविटी चेंज करेगा तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मान लो, अज्यूम कर रहा है, दिमाग में सोच रहा है कि मान लो ऐसा कोई डायग्राम हो रहा होगा शायद, चलो मान लो ऐसा डायग्राम हो रहा है, ये मान लो y बराबर f ऑफ x का कर्व है। तो अपने को दिख रहा है कि x इक्वल्स टू a के, मतलब a से आगे चलने पे ये कॉन्केव अपवर्ड है, और a से कम x की वैल्यू रखने पे ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो x इक्वल्स टू a क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि कॉन्केविटी चेंज हो रही है x इक्वल्स टू a पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बट अगर हम f डैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट अगर हम f डैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये तो fx के बारे में कहानी समझ में आया। अगर हम f डैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या होना चाहिए, देख लो। f डैश का साइन जो है, ये x इक्वल्स टू a ले लिया,
x इक्वल टू a से बड़ा रखने पे f डैश का डैश पॉजिटिव आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, f डैश का डैश नेगेटिव आ रहा है, तभी तो कॉन्केव डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो f डैश जिस रीजन में पॉजिटिव आएगा, f डैश का साइन जिस रीजन में, मतलब f डैश को नया फंक्शन g मान लो, तो देख लीजिए f डैश को तभी तो ब्रैकेट में लिखे हम, ताकि तुम f डैश को एक चीज मानो, g टाइप का चीज मानो। तो इधर क्या हो गया कि f डैश का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक तरफ f डैश का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि f डैश इधर क्या है, यानी कि f डैश का डैश अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इधर इंक्रीजिंग है कौन, f डैश इधर इंक्रीजिंग है इस रीजन में, और इस रीजन में f डैश जो है वो डिक्रीजिंग है। समझ आया बात? तो इसका मतलब कि अगर हम f डैश पे चर्चा करें, तो अपने को क्या दिख रहा होगा कि f डैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है, f डैश जो है वो डिक्रीज कर रहा है। f डैश ग्राफ बनाते हैं, अब हम f डैश ग्राफ बना रहे हैं, तो f डैश क्या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है। फिर यहाँ पे 0 हुआ होगा f डैश, और फिर इधर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि f डैश का x इक्वल टू क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। तो x इक्वल टू a उसी का ग्राफ बना रहे हैं, तो ये f डैश का ग्राफ बन गया। तो ये जो ब्लैक से ग्राफ बना है ये ग्राफ बन गया y बराबर f डैश x का ग्राफ बन गया। तो x इक्वल टू a को क्या बोलेंगे, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x इक्वल टू a क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, किसके लिए, लोकल मिनिमा ऑफ f डैश x, और ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx। समझ में आया क्या बात, समझ में आया होगा शायद जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यही कहानी है, वही बात को हमने लिख दिया। अब आगे देख लेते हैं, ये सब हो गया होगा, लिख लो इसको। एक और डायग्राम बना के देख लेते हैं इसी के जैसा, लाइक जैसे देख लो, मान लो एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं fx का, ये मान लिया जाए x एक्सिस है और fx का पिछले बार में ऐसा बनाए थे, इस बार ऐसा बना लेते हैं। मान लो हमने ऐसा डायग्राम बनाया, तो अपने को दिख रहा है कि इधर जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है और इधर जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड है, और ये लाइन क्या है, x इक्वल टू a लाइन है। तो x इक्वल टू a के आगे कॉनकेव डाउनवर्ड है, x इक्वल टू a के पीछे कॉनकेव अपवर्ड है। इसका मतलब कि x इक्वल टू a क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx। ये कर्व किसका है, y बराबर f ऑफ x का है, ये कर्व किसका है, y बराबर f ऑफ x का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम f डैश के नजरिए से देखेंगे, अब सब कुछ क्या करेंगे, f डैश के नजरिए से देखेंगे, तो f डैश में क्या कहानी चल रही होगी वो देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू a के लेफ्ट में जो डबल डेरिवेटिव होगा, यानी f डबल डैश जो होगा वो क्या रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, नहीं नेगेटिव आ रहा होगा, सॉरी, तो कॉन्केव डाउनवर्ड आ गया, f डबल डैश नेगेटिव आ रहा होगा और इधर f डबल डैश पॉजिटिव आ रहा होगा। ठीक है, तो हम फिर से उसी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब उसको हम ऐसे सोचेंगे कि f डैश का डैश नेगेटिव है और f डैश का डैश पॉजिटिव है। f डैश को मन में थोड़े जी सोच लो, तो g डैश अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कि उधर डिक्रीजिंग हो गया होगा ग्राफ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि f डैश जो है इस रीजन में क्या है, f डैश इस रीजन में डिक्रीजिंग है, क्योंकि f डैश का डेरिवेटिव क्या नेगेटिव आ रहा है, और इस रीजन में f डैश जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि उसका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो और x इक्वल टू a पे क्या हो रहा होगा, 0 आ रहा होगा f डैश का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, f डैश का अगर हम ग्राफ बनाएं, f डैश x का ग्राफ बनाए ना कि fx का, तो ग्राफ कैसा बन रहा होगा, पहले ग्राफ बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा, फिर इधर घट रहा होगा घट रहा होगा घट रहा होगा, यानी x इक्वल टू a पे क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो हम यहाँ पे क्लियरली क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f डैश x। तो f डैश x का क्या हो गया, वो लोकल मैक्सिमा हो गया।
ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है एफ एक्स का, वही एफ डैश एक्स का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। तो यहां से हम चाहे तो एक छोटा सा बात लिख सकते हैं, नोट करके छोटा सा बात लिख लिया, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो अपने को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने आता है, ये पढ़ चुके हैं। एक तो nth डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे। तो एक सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक nth डेरिवेटिव टेस्ट, उससे हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते थे। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो, है ना, उसके लिए क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स, कैलकुलेट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, कैलकुलेट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स। तो अगर हम फंक्शन एफ डैश एक्स का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाल लें, ठीक है, तो वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। यानी कि अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है एफ एक्स का, तो उसके लिए क्या कर लेंगे, एफ डैश एक्स को एक नया फंक्शन मान लेंगे जी, ठीक है, और उस जी एक्स का हम क्या कर लेंगे, जी एक्स का निकाल लेंगे मिनिमा और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और वो सारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, तो चलो काम पे ले जाते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सब लिख लिए होगे, जल्दी से लिख लो ये पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, बहुत सही। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए। छोटा सा एक पार्ट रहेगा सर लास्ट स्लाइड हाँ, का। अच्छा ठीक है, ले लो ले लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार थोड़ा सा नोट्स को आज रात में ढंग से पढ़ना, यस है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक बार अच्छे से शांत मन से ढंग से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ नहीं सर, एक रह गया सर। अच्छा ठीक है, लिख लो कर रहा हूँ। हो गया सर, थैंक यू। हाँ, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर, फर्स्ट पार्ट करके लिख लिया, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, क्वेश्चन वाले ने ये पूछा। तो अगर हम इसको एफ एक्स बोल दें तो हम मैक्सिमम मिनिमा किसका कैलकुलेट करेंगे, एफ डैश एक्स का। तो अपने आप एफ डैश एक्स का जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा एफ एक्स का। समझ में आ रहा है बात। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, और कंफ्यूजन से बचने के लिए चाहो तो एफ डैश एक्स को जी बोल सकते हो, जी एक्स बोल सकते हो। तो जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये हो गया, अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछता कि जी एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा काउंट करो, तो वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा है बात। तो जी एक्स का तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा निकालने आता ही है, उसके लिए क्या करते थे, जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, सॉरी जी डैश एक्स निकालेंगे। तो जी डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, हम एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, कहने का मतलब। तो हम जी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 6x माइनस 6। तो जी डैश एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे दिख रहा है, क्योंकि इसको 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी डैश का जो साइन आया, जी डैश का जो साइन आया वो इधर पॉजिटिव आया तो इधर नेगेटिव आया। समझ में आ रहा होगा बात, ये जी डैश का साइन आ गया। ठीक है, तो जी डैश का साइन इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। तो जी डैश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अभी हमको एफ से मतलब है नहीं, सिर्फ जी से मतलब है, तो जी डैश पॉजिटिव और इधर जी डैश नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कि जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन की बात कर रहे हैं,
जी फंक्शन जो है वो इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा देखना चाहिए। y बराबर जी का कर्व बनाए तो x इक्वल्स टू 1 पे उसका क्या रहेगा, लोकल मिनिमा आ रहा होगा, तो x इक्वल्स टू 1 क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और एक ही मिनिमा आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, एक ही जगह आएगा, तो इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ gx, तो gx का क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया ये, ठीक है। और अगर तुम f के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि f डबल डैश का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया 1 के आगे, और 1 के पीछे नेगेटिव आ गया f डबल डैश का साइन, तो इसका मतलब कि कॉन्केविटी बदल रही है, ठीक है। कॉन्केविटी बदल रही है मतलब कि जो क्यूबिक फंक्शन है वो कॉन्केव अपवर्ड है इस तरफ, और इस तरफ x इक्वल्स टू a के पहले कॉन्केव डाउनवर्ड है, यानी इधर कॉन्केव डाउनवर्ड, इधर कॉन्केव अपवर्ड है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ऑफ कोर्स, क्लियरली कोई दिक्कत नहीं है। fx ये ग्राफ किसका बनेगा, y बराबर f ऑफ x का बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 1 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इक्वल्स टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ fx क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया, निकल गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लो इसको। एक क्वेश्चन ले लिया, मतलब पार्ट 2 करके ले लिया इसमें, इसमें ले लिया y जो है वो हमारा मान लो x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 5, मान लो ऐसा कुछ है। इसका डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा बट समझना है अपने को करते कैसे है। तो ये मान लो f ऑफ x है और इसका अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, तो यानी कि 2 बार डिफरेंट करना पड़ेगा पहली बात तो, है ना। तो पहले f डैश x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। f डैश x को मन में gx सोच लिए, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, यूवी रूल लगाए करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का क्यूब और x माइनस 3 की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 की पावर 4 और x माइनस 3 की पावर 4, सही है। ऐसा कुछ आना चाहिए, देख लो यूवी रूल लगाएं सिंपली, इतना तो करना आता ही होगा सबको। हमने u इंटू वी रूल लगाया तो उससे अपने को f डैश x मिला, तो अपने को fx का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर निकालना है तो उसके लिए gx का क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ रहता कि इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालो तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, समझ आया बात, ठीक है। तो जिसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना होता है उसको क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यानी कि हम हाँ, यानी कि हम f डबल डैश x निकालेंगे, यानी कि हम g डैश x निकालेंगे, इन शॉर्ट कहने का मतलब। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो बड़ा ही गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, बट देख लेते हैं क्या आना चाहिए। इसमें वापस से यूवी लगाएंगे अगेन, तो कितना आ जाएगा, देख लो भाई क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, करते हैं इसको वापस से डिफरेंशिएट। तो यूवी रूल लगाएंगे, 4 तो रहेगा, ठीक है। u मान लिया x माइनस 2 को, मतलब उसका डेरिवेटिव लिख लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 की पावर 5 एज इट इज, प्लस 4 तो रहेगा इनटू 5 ले लिया इस बार, और x माइनस 2 का होल क्यूब एज इट इज रख लिया, और x माइनस 3 की पावर 5 का डेरिवेटिव कर लिया, तो 5 यहाँ आ गया, यहाँ जाएगा x माइनस 3 की पावर 4, ऐसा कुछ आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये तो पहला वाला टर्म का डेरिवेटिव आ गया, प्लस बाद वाले करोगे तो 5 तो रहेगा 5 इंटू 4 x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 3 आएगा सर, कहाँ x माइनस 3 आएगा, 5 इंटू 4 x माइनस 3 आएगा ऊपर के, आप 2 लिख दिए गलती, यहाँ पे नहीं तो पहले इसको कर रहे हैं ना x माइनस 2, अच्छा ऊपर में ब्लैक वाला में यहाँ पे बोल रहे हो, नहीं सर वहीं पे 3 आएगा क्योंकि ऊपर x माइनस 3 की पावर 5 था ना, तो उसको डिफरेंशिएट किए तो आप x माइनस 2 लिख दिए। x माइनस 3 की पावर 5 था, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, सर मार्क करके करो, हाँ
तो हाँ, आप वहाँ उसका पे डिफरेंशिएट किए ना, तो 5x-2 लिख दिए जबकि 3 है। अच्छा 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 अच्छा, तुम वो बोलना चाह रहे हो, वहां पे गलती। यस। ठीक है, ठीक, हटा लो, डिलीट कर लो जो तुम लिखे हो, जो तुमने मार्क किया है वो हटा लो। तो एक्स माइनस थ्री की पावर 5, एक्स माइनस थ्री की पावर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर, और एक्स माइनस टू की पावर 4। ठीक तो है डिफरेंशिएशन है यार, आदित्य देखो सही है ना? यस सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर x अरे माइनस वो थ्री बाद यहाँ में पे। लिख दे। अरे एक्स माइनस थ्री यहाँ पे लिख लिया तो क्या दिक्कत है, यहाँ 4 लिख लिया क्या दिक्कत है, 5 पहले लिख लिए, और एक्स माइनस टू की पावर 4 एज लिख लिए, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? यस एक्स माइनस टू की पावर 4 एज जाएगा, लिख लिया, और एक्स माइनस थ्री यस। की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू दिस आएगा। सही तो है आई थिंक, सही ना आदित्य? हेलो, यस सर। हाँ सही है। ठीक है, उतना क्या तुम समझना, बस हमको ये क्वेश्चन एक्चुअली कराना नहीं था, ये तो जस्ट हम यस बता रहे हैं कि मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया तो कैसे करोगे। जस्ट प्रोसीजर समझ लो, क्योंकि ये बहुत ही गंदा कैलकुलेशन होने वाला है, तो जस्ट प्रोसीजर समझ लो। तो 5 इंटू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू का होल क्यूब, 5 इंटू 4 टाइम्स एक्स माइनस टू का होल क्यूब, और एक्स माइनस थ्री की पावर 4 एज इट इज, प्लस 5, और एक्स माइनस टू की पावर 4 इस बार एज इट इज रहेगा, और उसका 4 बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 इसमें भी आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 तो आएगा ही आएगा, सही बात है। और इस बार एक्स माइनस टू की पावर 4 एज इट इज रहेगा, और एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो एक्स माइनस थ्री का क्यूब। ठीक है, जैसा भी आप डिफरेंशिएट कर लिए, बस इतना समझ लो। अब डिफरेंशिएट किए होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि हम यहाँ से जो जी डैश बोलो चाहे एफ डबल डैश बोलो, एफ डबल डैश एक्स बोलो चाहे जी डैश एक्स बोलो, ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब भी सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो तो कॉमन आ रहा है, 4 भी सब में कॉमन आ रहा है, तो 4 भी बाहर आ जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, ये कॉमन ले लिए सब में से, और बचा क्या होगा, पहले वाला बचा होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो चुका है, एक्स माइनस थ्री, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अच्छा, बीच वाला टर्म सेम ही आ गया, नहीं दोनों में सेम आ गया बीच वाला टर्म, ठीक है। फिर प्लस 4 कॉमन है, 5 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। तो तुम देख पा रहे हो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने, यानी ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये एक क्वार्टिक बन रहा होगा क्या? हेलो, पक्का बात है, ये एक क्वार्टिक बन रहा होगा फॉर श्योर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस समझ लो कहानी, तो ये 4 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और अंदर में ये क्वार्टिक बन रहा होगा। तो देख लो, ये पूरा का पूरा क्वार्टिक का ही कहानी है, पहला वाला भी क्वार्टिक आएगा, दूसरा वाला भी क्वार्टिक आएगा, तीसरा वाला भी क्वार्टिक आएगा, चौथा वाला भी क्वार्टिक आएगा, तो 4 क्वार्टिक जोड़ के क्वार्टिक ही मिलने वाला है कॉस, यानी कि अंदर में जो मिलेगा वो एक क्वार्टिक मिलेगा, और उस क्वार्टिक को हम लिख लेते हैं। अब वो क्वार्टिक बहुत ही गंदा सा क्वार्टिक मिलेगा, उसको जब करोगे कैलकुलेट तो ऐसा मिल जाएगा, करके देख लेना। तो वो जो क्वार्टिक मिलना चाहिए वो 72x² माइनस 352x प्लस 428 मिलेगा। जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये क्वार्टिक ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। तो मान लो कि इस क्वार्टिक को हम लिख सकते हैं क्या, मान लिया जाए कि, यानी कि यहाँ से हम जी डैश एक्स को जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, आगे 4 है ही, 72 भी कॉमन जैसे लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस क्वालिटी को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, मान लो उसका अल्फा बीटा रूट है, तो इसको एक्स माइनस अल्फा कौन उतना निकाले, तो हम निकाल नहीं रहे हैं, मान लो कि अल्फा बीटा उसका रूट है सपोज, तो इसका एक रूट एक्स माइनस अल्फा आ गया और एक रूट एक्स माइनस बीटा आ गया, ठीक है, ऐसा मान लिया। और आगे कोई कांस्टेंट आ गया होगा, 4 इंटू 72 आ गया होगा आगे बाहर, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो कुछ जीडा से कुछ इस तरह का चीज आ गया, यानी कि एफ डबल डैश जो है वो कुछ इस तरह का चीज आ गया।
आगे कोई कांस्टेंट भी आया होगा और वो कांस्टेंट क्या आया होगा 4 into 72 आया होगा आगे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो नहीं लिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया कहानी। अब क्या बोल रहा है कि इस एफ डबल डैश या जी डैश एक्स को क्या करते थे, अपने को जी एक्स का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए। अपने को क्या चाहिए, जी एक्स का, अपने को क्या चाहिए, जी एक्स का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चाहिए। तो तुम क्या करते थे, जी डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करते थे, है ना, और जी डैश एक्स को जब जीरो से इक्वेट कर दिए और बाकी सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, तो मान लो कि एक 2 आया, एक 3 आया, मान लो एक अल्फा आया होगा और एक बीटा आया होगा, ऐसा कुछ कहानी आया होगा सपोज एग्जांपल के तौर पे। तो देखो बीटा से आगे जी डैश एक्स का साइन पॉजिटिव, फिर बीटा से पहले नेगेटिव आया होगा, फिर इधर पॉजिटिव आया होगा, फिर इधर नेगेटिव आया होगा और इधर भी नेगेटिव आया होगा, क्योंकि -2 के कारण तो साइन चेंज होगा नहीं। x-2 पे इवन पावर है, x-2 वाले एक्सप्रेशन पे इवन पावर है, 2 पावर है, इसका मतलब कि 2 के आगे भी नेगेटिव साइन आएगा जी डैश एक्स का और 2 के पीछे भी नेगेटिव साइन आएगा जी डैश एक्स का। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जी डैश एक्स का जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर काउंट करो तो 3 पे साइन चेंज हो रहा है, अल्फा पे साइन चेंज हो रहा है, बीटा पे साइन चेंज हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है, 2 पे नहीं हो रहा है ना। तो 2 जो है 2 जो है वो 2 पे चूंकि कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एफ डबल डैश का साइन चेंज नहीं हो रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे, या यूं कहें कि जी डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है एक्स इक्वल टू 2 पे, जिसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में 3 है, अल्फा और बीटा है, तो इसके 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा अल्फा और एक आ जाएगा बीटा, ना कि 2। 2 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 पे चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ठीक है, ये कंप्लीट, तो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लिया, मान लो कोई कर्व कॉनकेव अपवर्ड है, ध्यान सुनना, कोई कर्व जो है वो कॉनकेव अपवर्ड है, तो इस पे बहुत सारे टेंजेंट बन रहे होंगे, हर एक पॉइंट पर अलग टेंजेंट बन रहा होगा, ये भी एक टेंजेंट होगा कह सकते हो, ये भी एक टेंजेंट होगा कह सकते हो। ठीक है, और भी टेंजेंट बनाना है बना लो, ये भी एक टेंजेंट होगा। ठीक है, तो कर्व जो है अपने किसी भी टेंजेंट के नीचे लाई नहीं कर रहा है, हमेशा अपने टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहा है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व जो है वो उसमें हजारों करोड़ों टेंजेंट बन रहे होंगे, मान लो एक बड़ा सा कर्व बनाया ऐसा, और इसमें हजारों करोड़ टेंजेंट बना लो, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है एंड सो ऑन। तो ये जो है इस कर्व का हर एक पॉइंट जो है अपने किसी भी टेंजेंट के नीचे नहीं है, इसमें कहीं भी कोई एक टेंजेंट बनाओगे तो उस कर्व का कोई भी पॉइंट अपने टेंजेंट के नीचे नहीं होगा, हमेशा अपने टेंजेंट के ऊपर होगा। वैसे अगर हम कॉनकेव डाउनवर्ड बनाए, अगर हम ऐसा कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व बनाते हैं, ठीक है, इसके इसके हर एक पॉइंट पर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, लाइक यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसे हजारों करोड़ों टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो जो कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व होता है वो हमेशा अपने किसी भी टेंजेंट के नीचे ही होता है, ऊपर कभी नहीं हो सकता है, यानी किसी भी टेंजेंट, कोई भी एक टेंजेंट के ऊपर नहीं हो सकता, हमेशा अपने टेंजेंट के नीचे ही होगा। हम यानी कर्व जो है इंटायरली अपने किसी भी टेंजेंट के नीचे ही लाई करेगा, ऊपर लाई नहीं करेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, तो इसको पॉइंट बना के लिख लेते हैं इसी बात को, हालांकि बहुत ही कॉमन, हालांकि इसका यूज भी बहुत कम है, बट ठीक है तभी लिख लो। इफ अ कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, if a curve is concave upward, then it will not lie below, its own tangent at any point, its own tangent at any point। वैसे ही दूसरा पॉइंट खुद से बना के लिख सकते हो कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए, तो if a curve is concave downward, then it will not lie above
its own tangent at any point. Own tangent at any point. ठीक है, यही बात था। ये तो बहुत ही फर्जी बात है, बस लिख लिया जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कंटिन्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा सर थोड़ा सा बस। ठीक है, लिख लो। यस सर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लिया क्या? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, जेनसन इनइक्वालिटी। जेनसन्स इनइक्वालिटी, इसमें क्या है वो देख लेते हैं। मान लो कोई एक कॉनकेव अपवर्ड कर्व है, तो लेट, लिख लिया, लेट y equals to f of x is concave upward। तो y equals to f of x क्या है? कॉनकेव अपवर्ड कर्व है, ठीक है। तो कैसा दिख रहा होगा, उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा होगा फॉर श्योर। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं, ये अल्फा है, यहाँ पे मान लेते हैं बीटा है। इस वाले पॉइंट को पॉइंट ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को पॉइंट बी बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ए बी को ज्वाइन कर दो, ए बी कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद हमने उस पे एक पॉइंट सी ले लिया, मतलब ए बी पे, ए बी लाइन सेगमेंट पे कहीं भी एक पॉइंट सी ले लिए। सपोज कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर, कहीं भी एक पॉइंट सी ले लिए, ठीक है। तो अब ये सी हमने क्या अज्यूम किया कि सी जो है वो इसको लैम्डा इज टू म्यू रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट सी जो है वो लैम्डा, अब चूंकि ए बी सी जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, तो पक्का उसको लैम्डा इज टू म्यू रेशियो डिवाइड कर रहा होगा, कोई ना कोई रेशियो में पक्का डिवाइड कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? पॉइंट ए का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने चले तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अल्फा कॉमा, एक्स की वैल्यू अल्फा है, अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। लिख सकते हैं क्या? हेलो, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। वैसे अगर हम पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे? बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैक वाला कर्व है वो y बराबर एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो पॉइंट सी को कैसे लिखोगे? अगर तुम्हें पॉइंट सी चाहिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाओगे? तो उसको कौन सा थ्योरम लगाते हैं? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ, यानी इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू, कॉमा अगला y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? y कोऑर्डिनेट लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। तो इस तरह से हमने पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप किए, पॉइंट सी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप किए सपोज, अब वो मान लो कर्व को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, वो मान लो कर्व को डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि डी का कोऑर्डिनेट बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि डी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा? लैम्डा बीटा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। पॉइंट सी और पॉइंट डी का क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, क्योंकि हमने क्या किया? सी से वर्टिकल लाइन ड्रॉप किया। तो लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। अब उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट आया था यहाँ पे वो आया था क्या? लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू आया था। तो डी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ
एफ ऑफ क्या लिखेंगे, एफ ऑफ लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा प्लस म्यू। सही है क्या? एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू ये है, डी के लिए एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा बात? अच्छा, जब कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा, जब कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, देखो कॉनकेव अपवर्ड कर्व में हमेशा ही ऐसा होगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C जो है वो बड़ा या बराबर होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D के। हेलो, मान रहे हो इस बात को? पक्का हमेशा C पॉइंट ऊपर होगा D पॉइंट के, अगर कॉनकेव अपवर्ड कर्व होगा तो। और कॉनकेव डाउनवर्ड में सेम सिचुएशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि कॉनकेव जब डाउनवर्ड कर्व होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व होगा तो ऐसे ए बी मानोगे, सपोज यहाँ ए मानोगे, यहाँ बी मानोगे और यहाँ पे पॉइंट सी मानोगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉप करोगे तो पॉइंट डी यहाँ मिलेगा अपने को। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाई सी जो है वो नीचे हो जाएगा या बराबर हो सकता है वाई डी से। समझ में आ रहा है बात? तो उल्टा साइन कब हो जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए, और कॉनकेव अपवर्ड के लिए सी पॉइंट ऊपर डी पॉइंट नीचे। समझ में आ रहा है बात? यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ये हम लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर हम ये बात लिख सकते हैं, और इक्वालिटी कब लगेगा, इक्वालिटी होल्ड्स, ये वाई कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर कब हो सकता है, जब सी पॉइंट डी के जगह पे आ जाए, यानी कि ए और बी मर्ज कर जाए एक जगह। हाँ, जब ए और बी पॉइंट वेरी क्लोज आ जाए, यानी कि एक ही पॉइंट बन जाए, कह सकते हो। यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी सब एक ही पॉइंट बन जाए, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो इक्वालिटी होल्ड्स बोल सकते हैं, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा। समझ में आ रहा बात? जब अल्फा और बीटा बराबर हो जाएगा तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, अदरवाइज वाई सी बड़ा होगा वाई डी के। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिख लो, क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है, लैम्डा एफ ऑफ बीटा प्लस म्यू एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस म्यू। ये वाई सी आ गया, ये बड़ा होगा या बराबर होगा वाई डी के, और वाई डी क्या है, एफ ऑफ लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। तो इसको याद रखना है। अब थोड़ा सा अजीब है बट इसको कैसे याद रखेंगे बता देते हैं। ठीक है, ये पूरा कहानी हो गया। और कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए उल्टा। समझ में आ रहा है बात? तो ये इनइक्वालिटी किसके लिए ट्रू है, फॉर कॉनकेव, फॉर एफ एक्स इज कॉनकेव अपवर्ड इट इज ट्रू। अच्छा, ये यानी कि ऐसा लिख लिया, ये चीज कब लिख सकते हैं, इफ f is concave, if f is concave upward, अगर f concave upward है तो ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, और पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे तो ये हमने कॉनकेव अपवर्ड के लिए लिख लिया, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, है ना। लॉजिक सब सेम रहेगा, कहानी सब सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए अगर लिखा जाए तो यानी कि फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड, फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व, याद रखने का तरीका क्या है, ऐसे याद रखना कि कैसे करोगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा म्यू था ना, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ ऑफ बीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू। ये वाई सी हो गया, तो वाई सी छोटा हो जाएगा, इस बार वाई सी नीचे आ जाएगा, वाई डी ऊपर हो जाएगा कॉनकेव डाउनवर्ड में, और वाई डी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ। अब देखो ये चीज लिखा हुआ मिल गया तुम्हें, ठीक है, उसको देख के ये लिखना आना चाहिए, तो एफ हट जाएगा, तो लैम्डा बीटा प्लस म्यू अल्फा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी बनेगा। तो हमने ये बात लिख लिया, क्लियर हो गया। तो यही था जेंसन इनइक्वालिटी। इस पे क्वेश्चंस कैसा बनेगा देख लेते हैं। इसको याद रखने का तरीका और भी है, जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए, सपोज तुम्हें कुछ प्रूफ करना हो इस तरह का चीज, लाइक 2e raised to alpha plus 3e raised to beta divided by ठीक है, divided by 5
जो है ये छोटा होगा किसके, e रेस टू द f ऑफ दिस, तो e रेस टू नहीं छोटा नहीं होगा तो कौन e रेस टू क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड कर्व होता है ना, तो उसमें यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड के लिए यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। e रेस टू क्या लिख सकते हो, e रेस टू क्या लिखोगे जल्दी, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा डिवाइड बाई 5, ये वही बात लिखा हुआ है ना, हेलो, बस f के जगह पे क्या ले लिया, e रेस टू x ले लिया, fx को क्या मान लिया, e रेस टू x मान लिया, कहानी ऑलमोस्ट सेम ही लिखा हुआ है, लैम्डा को 2 ले लिए, बीटा को अल्फा ले लिए, ऐसा कुछ किए, समझ में आ रहा है बात, हेलो, कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे बीटा ले लो, यहाँ अल्फा ले लो, यहाँ बीटा ले लो, यहाँ अल्फा ले लो, देखो तो ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज में कोई फर्क है ना, तो अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, यानी ये हमेशा ट्रू क्यों है, ये हमेशा ट्रू इसलिए है क्योंकि e रेस टू x कर्व क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड में जो होता है वो yc जो है वो बड़ा होगा yd के, समझ में आ रहा होगा, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हो, तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसी चीज को, अभी तो खैर इतना समझ में आ गया काफी है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। log x क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, log x क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो तुमसे कोई पूछे कि 2 टाइम्स ऑफ या फिर कुछ भी ले ले, सपोज m टाइम्स ऑफ e रेस टू, अब e तो हो गया, ln x है, तो ln ऑफ यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, सपोज ln ऑफ बीटा, m टाइम्स ऑफ ln ऑफ बीटा प्लस n टाइम्स ऑफ ln ऑफ अल्फा डिवाइड बाय m प्लस n। अब ये ln x क्या होता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व होता है, आपको पता है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड में क्या होता है, इनिक्विटी यहाँ पे छोटा वाला साइन लगेगा, ठीक है, ln ऑफ क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ बीटा प्लस n टाइम्स ऑफ अल्फा डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग के लिए, जब fx ln x होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, जब fx e रेज़ टू x होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दिखने में ऐसा होगा, स्ट्रक्चर वाइज ऐसा होगा, तो क्वेश्चन जब होगा कुछ इस तरह का चीज तुम्हें प्रूफ करना होगा, ये जो है वो इससे बड़ा है, ये जो चीज है वो इससे छोटा है, इस तरह का प्रूफ करना होगा, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जेनसन इनइक्वालिटी लगने के चांसेस हैं, ठीक है, पहले तो ये लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, लिख लिए क्या, यस यस, ठीक है, लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं, इस पर छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन हमने क्या ले लिया, चलो क्वेश्चन लेते हैं, लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 एंड अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो अल्फा और बीटा जो दो एंगल है वो दोनों 0 से पाई के बीच में लाई करता है, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है, तो इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, अपने मन से एक ग्राफ सोचा y इक्वल टू साइन एक्स का, 0 से पाई में, है ना, 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू साइन से कर्व ऐसा होता है, ठीक है, कहीं इसमें एक अल्फा नाम का x इक्वल टू अल्फा कहीं आ रहा होगा, ठीक है, कहीं इसमें x इक्वल टू अल्फा आ रहा होगा, और कहीं इसमें x इक्वल टू बीटा भी आ रहा होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा जो है वो दोनों 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो हमने एक को पॉइंट ए बोल दिया, तो एक को पॉइंट बी बोल दिया, दोनों को मैच करा दिए, ज्वाइन करा दिए, ठीक है, ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसके एग्जैक्टली मिडिल में एक पॉइंट ले लिया, यानी कि एक पॉइंट क्या ले लिया बीच में, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो पॉइंट सी और डी कौन सा हो जाएगा, देख लो भाई, पॉइंट सी जो है वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट डी जस्ट उसके ऊपर कर्व पे, समझ में आ रहा है बात, पॉइंट डी जस्ट उसके ऊपर, सी नीचे, ऐसा कुछ कहानी बन रहा होगा, ओके, अब यहाँ पे अगर हम जेनसन इनइक्वालिटी लगाएं तो सी जो है वो 1:1 रेशो डिवाइड कर रहा है, सी जो है वो ए बी को
1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सही है, सही होगा शायद, हाँ। सी मान लो एकदम एग्जैक्टली मिडिल में है, तो 1:1 में मान लो डिवाइड कर रहा होगा। ऐसा क्यों करा रहे हैं 1:1 में डिवाइड? क्योंकि अपने को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू भी गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कब क्रिएट हो पाएगा? जब एग्जैक्टली एक्सपोनेंट बीच वाला होगा। तो इसलिए हमने अपने मन में ऐसा सोचा कि मान लो सी जो है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो अल्फा उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या समझ में आया कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी ये को वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी के, फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा हो सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी अगर निकालें तो पहले पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिख लो और पॉइंट बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिख लो और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिख लो। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा मतलब साइन अल्फा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या लिख लेंगे? बीटा कॉमा साइन बीटा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो जो वाई सी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, वो क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स ऑफ साइन बीटा, 1 टाइम्स ऑफ साइन बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + 1। ये आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी लेस देन इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा एफ ऑफ, यानी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ऐसे कुछ आना चाहिए। तो यहाँ से क्या दिख जाएगा अपने को? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, अब अल्फा प्लस बीटा को π/3 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ π/6। ये 1/2 आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे क्या मिल गया? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। लेस देन इक्वल्स 1 कैसे आया भाई? क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू 1/2 आ गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। मतलब कर सकते हैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली कैंसिल करना गलत बात है इनइक्वालिटी के दोनों साइड, बट हमने क्या किया? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गायब हो गया वो टर्म। तो ये प्रूव हो गया। समझ में आया बात? इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इसको। हो गया क्या? इसी से मिलता जुलता मान लो ऐसा कहानी आ जाए, इसी से मिलता जुलता एक चीज और है कि मान लो कैसा कोई सा भी कर्व है, और वो कर्व जो है वो कुछ सपोज इस तरह का चीज है। मान लो ये कर्व है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है, ऐसा कर्व है। इस पे 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिए, कहीं कोई पॉइंट बी ले लिए, कहीं कोई पॉइंट सी ले लिए, ठीक है। तो एबीसी को ज्वाइन करके अपने को क्या मिल रहा होगा? एक ट्रायंगल मिल रहा होगा। एबीसी को ज्वाइन करके क्या मिल रहा होगा? एक ट्रायंगल मिल रहा होगा। और ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, फॉर श्योर, ठीक है। तो मान लो कि सेंट्रॉइड यहाँ पे आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जी जो है वो यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है। और ये मान लो एक्स एक्सिस है। तो अगर मान लिया जाए कि हमने क्या किया, जी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, जी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और ए के ए का पॉइंट मान लो, तीनों का पॉइंट मान लो, ठीक है, क्या क्या रहा है। तो ए का पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा, ये मान लो ए का पॉइंट है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया जाए बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा है, और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो मान लिया जाए गामा कॉमा एफ ऑफ गामा है। और एफ एक्स क्या? कॉनकेव डाउनवर्ड डायग्राम में दिख रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व है। तो जी से जब हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो वो वर्टिकल लाइन डी पे कट कर रहा है, कर्व को डी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्लियरली दिखेगा, क्या दिखेगा कि y कोऑर्डिनेट ऑफ g इज लेस देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d, ये लिखा जा सकता है। तो g का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? g सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड है तो कैसे लिखोगे? f ऑफ अल्फा
यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 यही करते हैं ना। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा प्लस एफ ऑफ गामा डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं क्या? जी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा इज लेस देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d। तो g का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि यहाँ पे जो x बराबर आ रहा होगा वो क्या रहा होगा? वो आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। समझ पा रहे हैं बात को? यानी कि g का x कोऑर्डिनेट ये रहा होगा, तो जो g का x कोऑर्डिनेट है वही d का भी x कोऑर्डिनेट है। तो फंक्शन की वैल्यू d पे क्या आ रही होगी, यानी कि d का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अगर इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 बोल दिया तो एफ ऑफ ये क्या बन रहा होगा? ये बन रहा होगा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। हेलो, तो डी का वाई कोऑर्डिनेट यही आ रहा होगा। तो यानी कि एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 जो है वो छोटा होगा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 से। कब? जब कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व होगा एफ एक्स। समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? तो हम इस तरह के चीजों को यूज कर सकते हैं। और इसमें इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब तीनों पॉइंट एक ही हो जाए, यानी कि व्हेन अल्फा, यानी इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तो ये चीज हमने क्या किया? ये चीज हम लिखे किसके लिए? ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा वो किसके लिए लिखा? फॉर कॉन्केव डाउनवर्ड, फॉर कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व के लिए लिखा। तो कॉन्केव अपवर्ड के लिए उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी, सब कुछ सेम रहेगा बस उल्टा हो जाएगा। समझ में आया होगा बात? ठीक है, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। चलो एक क्वेश्चन ले लिया जाए इसी पे। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है। देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज लेस देन इक्वल्स टू 3√3/2। ठीक है, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि जो अल्फा बीटा गामा है वो बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। तो तीनों एंगल क्या है? 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको करना है तो कैसे करें? कैसे करोगे भाई? तो हमने क्या किया, फिर से इसको करने के लिए एक साइन एक्स का कर्व बना लेते हैं तो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। साइन एक्स का डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, तो ये 0 से लेके पाई के बीच में हमने क्या किया? y बराबर साइन एक्स का कर्व बनाया। इस पे 3 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिए पॉइंट ए, कहीं कोई पॉइंट बी ले लिए, कहीं कोई पॉइंट सी ले लिए। ठीक है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो ले लिया अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा को क्या लिखेंगे? साइन अल्फा। बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बीटा कॉमा साइन बीटा, और जो सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा गामा कॉमा साइन गामा, गामा कॉमा साइन गामा। इस तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बन रहा होगा। और मान लो उसका सेंट्रॉइड मान लो यहाँ पे आ रहा है, सपोज जी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। जी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए, वो मान लो डी पे कट कर रहा है, यानी कर्व को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, वो यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अपने को क्लियरली क्या दिख रहा है? अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो वाई जी है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ g पॉइंट मस्ट बी लेस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, g क्या है? सेंट्रॉइड है। ठीक है, और बोला कि अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो एक ट्रायंगल का एंगल है, मान लो एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है और एक एंगल गामा है, तो इसका मतलब कि तीनों का सम क्या है? पाई, पाई दिया हुआ है, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स का जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है? पाई होता है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन वाले ने अपने को एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पाई है। यानी ऊपर का ये जो कहानी लिखा हुआ है वो अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन है कि अल्फा बीटा गामा एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम क्या होता है? पाई होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई होगा, वो बाद में यूज करेंगे। तो वाई जी बताओ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी बताओ, क्या हो जाएगा?
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। तो हम लिख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ g पॉइंट इज लेस देन इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ d पॉइंट। तो d पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट क्या आया होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट आया होगा वो आया होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3,0। ये कौन सा पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट। तो d का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x ये आ जाएगा और y वही आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई होप। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के वैल्यू अपने को पता है, अब तो निकल गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पाई है, तो साइन पाई बाई 3, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो आ जाएगा √3/2, ठीक है। और तो यहाँ से लिख दिया समेशन साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा डिवाइडेड बाई 3 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या 3√3/2 आ जाएगा, 3√3/2। यही प्रूफ करना था कि समेशन साइन अल्फा क्या है, 3√3/2 के बराबर है।